सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर को हमारी हिंदी की कक्षा परीक्षा है, उसी की दोहराई कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम कृतिका की दोहराई करेंगे, कृतिका के द्वितीय अध्याय की, ठीक है, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, मैं आपको इसकी सार की भी एक वीडियो भेजूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अब आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? ठीक है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? देखिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। देखो बेटा, क्या है कहने का भाव यह है कि भारत जो है सन 1947 में आजाद तो हो गया था, लेकिन आज भी वो क्या है, अंग्रेजों का गुलाम बना बैठा है। ठीक है ना। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने आना था, जो कि एक अंग्रेज थी, ब्रिटिशर्स थी। ठीक है ना। लेकिन उसका भय कितना था सबके अंदर कि सभी जो है उस नाक को ढूंढने की तैयारी में लग गए। उस नाक को कैसे फिट किया जाए, ठीक है ना, उस जैसी नाक कैसे लाई जाए, मतलब इसी में सब लोग ऐसे हो गए। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है। चाटुकारिता होता है क्या करना, दूसरे को बटरिंग करना, दूसरे की बटरिंग करना उनके तन मन में विद्यमान है। और जहां पर चाटुकारिता का भाव होता है वहां अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। अगर एक व्यक्ति मान लो चाटुकारिता करने लग जाता है, उसके अंदर ऐसा भाव आ जाता है, तो वो अपना सम्मान कभी भी नहीं कर पाता। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने ना जाने भारत पर, भारत की औरतों पर, स्त्रियों पर मतलब कितने तरह के अत्याचार किए थे, जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए हैं। उसके अत्याचारों को याद ना कर उसके लोग सम्मान में जुट जाते हैं। ठीक है ना, एक तरह से तो उसकी नाक लगाकर उसका सम्मान ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह सरकारी तंत्र अपनी किसका परिचय देता है? अयोग्यता का, अदूरदर्शिता का, मूर्खता का और चाटुकारिता का। ठीक है ना। किस किस को दर्शाता है ये? अयोग्यता को, अदूरदर्शिता को, मूर्खता को और चाटुकारिता को। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादातर जो है यही बताया गया है कि भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन आज भी वो क्या कर रहा है, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है। और ये सब उनके लिए बड़े ही बेशर्मी की बात है कि आज भी भारत जो है किसी ब्रिटिशर के आने पर उसके सम्मान में पूरी तरह से जुट गया है। अर्थात जॉर्ज पंचम एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा इंसान था जिसने ना जाने भारत पर कितने कहर ढाए थे। ठीक है ना। और अत्याचारों, और आज भी हम उसके अत्याचारों को याद ना कर उसके सम्मान में जुट रहे हैं। तो ये ऐसा करना तो सरकारी तंत्र की अयोग्यता को दर्शाता है, अदूरदर्शिता को दर्शाता है, मूर्खता को दर्शाता है और चाटुकारिता को दर्शाता है। ठीक है ना। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? देखो बेटा, रानी एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड से आ रही थी, वो भारत का दौरा करना चाहती थी, भारत, नेपाल और पाकिस्तान, 3 जगहों का। तो रानी जो है वो दौरे पर आ रही थी, तो उसके दर्जी को ये परेशानी थी कि रानी कब क्या पहनेगी। ठीक है, कब कौन सी वेशभूषा रानी पहनेगी। भारत जाएगी तो भारत आकर कैसी वेशभूषा पहनेगी, पाक का दौरा करेगी तो पाक में कैसी वेशभूषा डालकर जाएगी, नेपाल का दौरा करेगी तो कैसी ड्रेस पहनेगी। ठीक है ना। तो उसकी ये जो चिंता थी अवश्य ही विचारणीय थी। ठीक है ना, विचार करने योग्य थी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा चाहिए होती है। अगर वो उसका दर्जी उसकी ड्रेसेस अच्छे से सिलेगा तो जाहिर सी बात है कि रानी उसकी प्रशंसा करेगी। ठीक है ना। इस तरह उसकी जो चिंता थी वो उचित थी। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? ठीक है ना। देखिए क्या हुआ था, रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए, नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। ठीक है, पहला तो क्या किया गया, नई दिल्ली की काया पलट करने के लिए, जो काया पलट यानी कि नई दिल्ली को पूरी तरह से बदलने के लिए। क्योंकि नई दिल्ली में क्या था बेटा, पहले जो थी सड़कें थी टूटी फूटी थी, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कहीं भी किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। ठीक है ना। मार्ग की कोई मतलब हमें किस मार्ग पर जाना है इससे रिलेटेड कोई साइन बोर्ड कुछ भी नहीं था। तो वही यहाँ बताया गया है।
पहला क्या किया गया, सरकारी भवनों की साफ सफाई की, रंग रोगन करके उन्हें चमकाया गया होगा। स्थान स्थान पर जगह जगह पर जो कूड़े करकट के ढेर पड़े होंगे उन्हें उठाने का प्रयास किया गया होगा। रानी की नजर कहीं झोपड़ी झुग्गी बस्तियों पर ना पड़ जाए, गरीब व्यक्ति की झुग्गी या बस्तियों पर ना पड़ जाए, यह सोचकर उनको क्या किया होगा, वहां से स्थानांतरित किया गया था। तो उन झोपड़ियों को कहीं और उनका इंतजाम करवाया गया हो, उन्हें वहां से ट्रांसफर किया होगा या स्थानांतरित किया गया होगा। सड़कों को साफ सुथरा कर सजे हुए तोरण द्वारा बनाए गए होंगे, ठीक है ना। और जगह जगह क्या लगाए जाएंगे, बैनर लगाए गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए और क्या क्या किया गया होगा। कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार, ठीक है ना, फूलों से बना हार और बुके आदि लिए खड़े होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए होंगे। ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे गए होंगे। ठीक है ना। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। ठीक है ना। आज की अगर आप न्यूज़पेपर में देखो तो क्या है, जितने भी प्रसिद्ध मान लो कोई हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, अगर उनके बारे में भी, चाहे किसी और कोई नेता लीडर वगैरह के बारे में, उसके पहनावे के बारे में, खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, आज का वैसे तो ऐसा होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौरा चल पड़ा है। इससे जनसामान्य यानी कि सामान्य जो लोग हैं, भारत के जो सामान्य लोग हैं, उनकी आदतों में भी परिवर्तन आया है। ठीक है ना। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि क्या करना चाहिए, इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। अर्थात ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना उसके बारे में पत्रकारिता में छपेगा तो वह सब आज की जन सामान्य पीढ़ी पर, ठीक है ना, पीढ़ी पर एक असर डालेगा। ठीक है। जिससे हो सकता है कि वो उनके पहनावों को देखकर अपनी अलग से डिमांड करें। ठीक है ना। अगर मान लो आज के टाइम में अगर आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आप किसी ऐसी चर्चित हस्ती के इंटरव्यू को देखते हो, सुनते हो कि उसने ये पहनावा डाला, उसने ये वेशभूषा डाली, उसने इस तरह का खाना खाया, उसने इस तरह का खाना खाया, तो इससे क्या होता है, ये जो है चर्चित हस्तियों की बातों को इकट्ठा करना, बार बार दोहराकर उन्हें महत्वपूर्ण बनाना, ये पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है, प्रशंसा के योग्य कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्ति के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं है। मान लो एक व्यक्ति बहुत फेमस है बट उसके कार्य जो है, जो उसने किया है, वो फेमस नहीं है, उसे खुद अपने कैरेक्टर का ध्यान नहीं है और उसके चरित्र को ही हम महत्व दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। पर चर्चा में बने रहने के कारण वो असहज कार्य करते हैं और पत्रों में छप जाते हैं। इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। जाहिर सी बात है, युवा पीढ़ी जब इस तरह के पत्रकारिता को पढ़ेगी तो वो उससे अवश्य प्रभावित होगी। ठीक है ना। क्योंकि जब युवा पीढ़ी इन सब को पढ़ती है तो उनके अंदर क्या जागृत हो जाती है, एक इच्छा जागृत हो जाती है कि हाँ, हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास भी रंग बिरंगे कपड़े होने चाहिए, कारें होनी चाहिए, हम भी ऐसा खाना खाएं। ठीक है ना। तो इसका उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। देखो, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। अगर युवा पीढ़ी न्यूज़पेपर में लिखे हुए उस चर्चित हस्ती के बारे में पढ़ लेती है तो उसके खान पान से वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है ना। और उसके मन में भी उठता है कि हाँ, हम भी ऐसा करेंगे। ठीक है ना, हम भी ऐसी वेशभूषा डालेंगे। ठीक है। तो ऐसा उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। वे अपने सामाजिक व्यवहार
और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, वो अपने माँ बाप से पैसे लेंगे, ठीक है ना, अपने माता पिता को तंग करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो क्या करते हैं, वे अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन दोनों खर्च करते हैं। आगे देखिए, जॉर्ज पंटम की लाट होता है मूर्ति की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। मूर्तिकार ने कई प्रयास किए थे, ठीक है ना। जब सरकारी जो लोग थे, सरकारी तंत्र में लगे जितने लोग थे, जब उन्होंने मूर्तिकार को बुलाया था कि वो किसी तरह इस मूर्ति की नाक को लगा दे, तो उसने कई प्रयास किए। मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई, ठीक है ना। फाइलों के पन्ने चीरे गए मतलब एक एक पन्ने को बड़े ध्यान से देखा गया, जिससे उस पत्थर के स्थान का पता लग सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फाइल के नाम मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, लेकिन वहां भी उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसके लिए वह देश के सभी प्रमुख नेताओं की मूर्तियां, जितने भी नेता थे, जो पुराने नेता थे, उनकी मूर्तियों को ढूंढा, उनकी नाकों को नापा, ताकि कोई तो नाक उसकी नाक पर फिट हो जाए, पर कुछ भी फिट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नाक सबसे छोटी, बच्चे की नाक से भी छोटी थी। उसने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक नापी। सन 1942 में जो बच्चे शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियों की नाकों को नापा, परंतु सभी जो थी वो बड़ी निकली, सभी नाकें बड़ी निकली। अंत में क्या किया गया, क्या डिसीजन लिया गया कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया, और यह प्रयास जो था वो सफल रहा। अंत में क्या हुआ, जिंदा नाक लगा दी गई। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में अन्य ऐसे कथन छांट कर लिखे। ये कई ऐसे कथन आए हैं, जैसे ऐसे लग रहा था कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज कहाँ आ रही थी, हिंदुस्तान में, रानी के आगमन पर। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। फिर गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई, ठीक है ना। देश के खैर ख्वाहों मतलब जो देश की सलामियत चाहते हैं, ऐसे लोगों की क्या बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई। पुरातत्व होता है प्राचीन विभाग, ठीक है ना। जो पुराने समय में जो विभाग होते थे, उनकी फाइलों के पेज चीरे गए, पन्ने चीरे गए, एक एक पन्ने को बड़े ध्यान से देखा गया, पर कुछ पता नहीं चला, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ कथन और आए हैं जो आप लिख सकते हैं। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। द्योतक है मतलब बताने वाली है। देखो, हर व्यक्ति को अपनी नाक प्यारी होती है। नाक का अर्थ यहाँ इज्जत से है। किससे है? इज्जत से। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। देखिए, नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है, ठीक है ना। हर व्यक्ति के लिए नाक प्रतिष्ठा है उसकी। कहते हैं ना, अगर मान लो किसी की कोई बेइज्जती हो जाए या कुछ हो जाए तो कहते हैं कट गई हमारी। प्रतिष्ठा के प्रति इसी नाक को इस व्यंग्य रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया। देश स्वतंत्र हुए आज लंबा समय बीत गया है, ठीक है ना। लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी जो है उसी मानसिकता में जीवन जी रहे हैं, उसी मानसिकता में, पुरानी वाली, जब देश आजाद नहीं हुआ था कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज भी खुद को यही समझे बैठे कि आज भी क्या है, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। लाट की जिस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, वह एलिजाबेथ के भारत आगमन पर बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि रानी एलिजाबेथ आ रही थी इंग्लैंड से। अभी तक किसी को उसकी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब आने का समाचार मिला रानी के भारत आने का, तो अचानक से वो महत्वपूर्ण हो गई। और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास हो उठे, चिंता में हो उठे और उसे पुनः लगाने के लिए हर तरह का जोड़ तोड़ करने में जुट गए। उनमें मची आपादापी जो थी वो देखने लायक थी, क्योंकि बार बार उनकी मीटिंग्स बैठ रही थी कि कैसे किया जाए, कैसे दिया जाए। यह गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि वे जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी हुई नहीं दे सकते थे।
ना वो इस दशा में उसे एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप से क्या बताता है, उनकी गुलामी की मानसिकता को। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घाल मिलकर पत्थरवत बना दिया गया। पत्थरवत होता है पत्थर जैसा, ठीक है ना। अखबारों ने ये खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जो नाक का मसला है वो हल हो गया है। जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगा दी गई, यानी ऐसी नाक जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक की खबर को शब्दों में तालमेल कर वाक्पटुता होता है वाणी की चतुरता से छिपा लिया गया। क्योंकि अखबार वालों ने क्या छापा कि जॉर्ज पंचम की ऐसी नाक लगी है, जैसी वो ऐसी लगती है कि जैसे जिंदा नाक है, जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती है। ठीक है बेटा। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? देखो बेटा, जब मूर्तिकार को बुलाया गया ना, मूर्तिकार ने कई तरह के यत्न किए कि जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी तरह किसी की नाक फिट हो जाए, किसी पुराने नेता की 1942 में शहीद हुए बच्चों की, ठीक है ना। लेकिन वहां तो किसी बच्चे की नाक भी फिट नहीं हुई इस पर, यानी कि उसकी जो नाक थी वो बच्चे की नाक से ही बहुत छोटी थी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि उस जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो बच्चे की नाक से भी छोटी है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, सभी लोग जो थे वो चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। यह उसके लिए बड़ी ही शर्म की बात थी। किसके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए, ठीक है ना। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, पटेल की तुलना में क्या थी? नगण्य थी। नगण्य यानी कि शून्य थी, जिसका कोई महत्व ही नहीं था, ठीक है ना, जिसका कोई महत्व ही नहीं था। तो इसलिए कहा गया है कि भारतीय बच्चे जो शहीद हुए थे उनकी नाकों से भी छोटी थी। यह उसके लिए बड़ी ही शर्म की बात थी, क्योंकि उसने कई अत्याचार किए भारत पर, भारतीयों पर, स्त्रियों पर, ठीक है ना। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? नाक किसकी नहीं थी यहाँ पर? जॉर्ज पंचम की मूर्ति की। तो नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत स्वतंत्र तो हो चुका था, परंतु आज भी क्या था? अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, ठीक है ना। संपन्न होने पर भी वो क्या था? विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल किसका था? आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी भारत क्या हो रहा था? दूसरों की गुलामी कर रहा था। परतंत्रता होता है दूसरों की गुलामी करना। दूसरों की गुलामी की मानसिकता से भारत आज भी मुक्त नहीं हो सका था। अंग्रेजों का नाम लेते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे थे। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लेखक कहता था कि दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह नाक का अभिप्राय बता बेटा किससे लिया गया? अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से। एक रानी एलिजाबेथ के आने पर वो नाक इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि ये भूल बैठे कि अब जो है हमारा देश आजाद हो चुका है, कि हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सरकारी तंत्र के जो लोग थे वो तो आज भी यही सोच रहे थे कि भारत आज भी गुलाम है। तो ये उनके लिए काफी शर्म की बात थी, काफी चिंताग्रस्त बात थी, ठीक है ना। इसलिए लेखक कहता है कि जो दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यानी कि उनका आत्मसम्मान नहीं था, उनका स्वाभिमान नहीं था। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे? क्योंकि अखबार वाले काफी लज्जित थे, काफी शर्मसार थे कि भारत आज भी क्या कर रहा है। भारत के लोग जो है आज भी गुलामी की मानसिकता में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, गुलामी की मानसिकता में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। एक जॉर्ज पंचम जिसकी नाक एक बच्चे की नाक से भी छोटी है और जिसके अत्याचारों को आज भी शायद भारत भुला नहीं पाया था, उसके सम्मान के लिए क्या किया गया? जिंदा नाक को किसी व्यक्ति की जिंदा नाक कटवाकर उस पर फिट करा दी गई। यह जो कार्य किया ना हर सरकारी तंत्र के लोगों ने, यह चुल्लू भर पानी या डूब बढ़ने जैसा था। यह दिन जो था भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था।
ठीक है ना। इसलिए उस खबर के दिन क्या थे, अखबार खाली थे, अखबार वालों ने कुछ भी नहीं छापा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।